Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. La 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 la. ऑप्शन शारदे में इस वीडियो में क्लास 10th मैथ इंटरनेट मॉडल पेपर सेट 3 दीर्घोत्तरीय प्रश्न सॉल्व करके दिखाऊंगा। पिछले वीडियो में लघु उत्तरीय कर दिए दोस्तों, जो स्टूडेंट नहीं दिखे पहले लिस्ट में जाकर देख लीजिए। इसमें देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 से है, दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। पहला दोस्तों ग्राफीय विधि से हल करें, ग्राफीय विधि से हल करें। तो इसको हम ग्राफ मतलब कॉपी में खींच कर दिखाएंगे दोस्तों पूरा बिल्कुल तरीका से, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट प्रमेय भी है दोस्तों, इसलिए शुरू से अंत तक वीडियो में बनाए रहिएगा दोस्तों, क्योंकि वीडियो खास होने वाला है। देखिए कैसे होगा हल। तो देखिए दोस्तों इसका ग्राफ खींचना है, तो देखिए इसका सॉल्यूशन। तो इसमें देखिए दोस्तों चर को जो है ना एक्स वाई उसको लेफ्ट तरफ रखते हैं, बाकी अचर जो रहता है उसको राइट साइड कर देते हैं, ठीक है। तो ये देखिए लिखा हुआ है, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे 5x माइनस 3y इक्वल टू, ये माइनस में उधर गया तो प्लस में, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। उसी प्रकार देखिए दोस्तों ये x प्लस 4y इक्वल टू 6 इक्वेशन सेकेंड मान लेंगे, ठीक है दोस्तों। अब लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से। तो समीकरण फर्स्ट क्या है दोस्तों 5x माइनस 3y इक्वल टू 7, ठीक है दोस्तों। बिल्कुल इजी मेथड से बनाकर दिखाऊंगा दोस्तों, शुरू से अंत तक वीडियो बनाए रहिएगा, ठीक है। देखिए क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, यदि x बराबर 0 तो जिसको 0 करते हैं दोस्तों उसको ढक दीजिए, तो क्या होगा माइनस 3y इक्वल टू 7, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 अपॉन माइनस 3, ठीक है। तो जब भी भाग रहेगा दोस्तों, अगर जो पॉइंट में आएगा तो पॉइंट के एक अंक तक भाग देना है आपको, तो भाग दीजिए दोस्तों। 3 दूना 6, नहीं लग रहा पॉइंट दीजिए, 3 तिया 9, ठीक है। तो जब भी भाग मतलब क्वेश्चन रहेगा पॉइंट में आ जाएगा दोस्तों, तो पॉइंट के एक ही अंक से आपको मतलब रखना है जब भी भाग का कंडीशन रहेगा तो, ठीक है ना। जब भी ग्राफ खींचने का कंडीशन रहेगा ना दोस्तों, तो पॉइंट के एक ही अंक तक भाग देते हैं, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते होंगे यहाँ तक समझ गए होंगे। तो x के मान 0 किए तो y के मान क्या आया माइनस 2.3। अब लिखेंगे यदि y बराबर 0, तो जिसको 0 लीजिए दोस्तों उसको ढक दीजिए, तो इसको ढक दिए तो क्या हो गया माइनस 5x इक्वल टू 7। तो x इक्वल टू क्या होगा 7 अपॉन 5। तो पॉइंट की एक ही अंक तक भाग देना है, तो 5 एकम 5 पॉइंट नहीं लग रहा, 5 20, ठीक है दोस्तों। अब डब्बा बना देंगे। देखिए दोस्तों ये x होता है, ये y होता है। x के मान 0 किए तो y का मान आया माइनस 2.3, अब y का मान 0 किए तो x के मान आया 1.4, ठीक है। ये क्या है दोस्तों इक्वेशन फर्स्ट है। तो जे काम फर्स्ट में किए हैं वही काम समीकरण सेकेंड में करेंगे, बिल्कुल सेम, चाहे कोई भी ग्राफ है दुनिया का, ठीक है दोस्तों। तो लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 क्या है दोस्तों x प्लस 4y इक्वल टू 6। क्या लिखेंगे कंडीशन दोस्तों, यदि x बराबर 0 तो जिसको 0 किए उसको ढक दीजिए चिन्ह के साथ, तो क्या होगा 4y इक्वल टू 6, ठीक है दोस्तों। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 6/4। अब इसको काटिए दोस्तों, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो 3/2 का मतलब क्या हुआ 1.5, भाग दे दिए दोस्तों, 3 के आधा 1.5 होता है, ठीक है। अभी क्या लिखेंगे दोस्तों, यदि y बराबर 0 तो जिसको 0 करते हैं उसको ढक देते हैं, तो x बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों 6 आ जाएगा, ठीक है। अब इसका भी डब्बा बना दीजिए दोस्तों। ये x होता है दोस्तों, ये y होता है। तो x के मान 0 किए हैं तो y का मान कितना आया 1.5, अब y का मान 0 किए तो x का मान कितना आया 6 आया। ये क्या है दोस्तों इक्वेशन सेकेंड है। तो x होता है, ये y होता है, y डैश होता है। गिनती आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। तो x में पॉजिटिव मैक्सिमम 6 तक है, तो 6 तक जाएंगे दोस्तों, 1
2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब बाई मैक्सिमम दोस्तों 1.5 तक है, तो पॉजिटिव ऊपर होता थोड़ा ज़्यादा लीजिए लेकिन कम नहीं। तो ये 1 हो गया दोस्तों, ये 2 हो गया, ठीक है, 1 हो गया, ये 2 हो गया, 1 हो गया दोस्तों, ये 2 हो गया। बाई में निगेटिव भी है, निगेटिव नीचे होता है, तो ये 1 हो गया दोस्तों, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, 1 2 3। निगेटिव रहेगा दोस्तों माइनस लगा देंगे। देखिए दोस्तों बाई में निगेटिव था -2.3, तो पॉइंट करके कुछ भी रहे, -2.3 रहे, 5.4 रहे, कुछ भी रहे, तो 1 बढ़ा के लेंगे दोस्तों। तो 1 2 3 तक लेंगे, इसके अंतर्गत ही आ जाएगा -2.3। ठीक है दोस्तों। अब x में निगेटिव नहीं है, इसीलिए इधर कुछ भी नहीं लिखना है। इतना करने के बाद दोस्तों पहला डब्बा में आपको देखना है, ठीक है ना, पहला डब्बा में देखना है। तो यहाँ पे आप देखिए पहला डब्बा में x में कितना है दोस्तों 1.4, अब y में कितना है -2.3। तो जीरो छोड़कर जो अंक दिखता है ना उसको घेर दीजिए। देखिए कैसे करेंगे, x में 1.4 बाई -2.3, तो x में 1.4, ठीक है दोस्तों। देखिए कहाँ से, तो ये देखिए दोस्तों 1 है, ये 2 है, दोनों के बीच में क्या होगा 1.5 होगा, ये थोड़ा सा इधर 1.4, क्योंकि ये देखिए दोस्तों ये चिन्ह जो यहाँ से यहाँ तक इसके बीच में भी एक ठो है, ठीक है ना दोस्तों। तो वो क्या होता है दोस्तों 1.5 का, 2.5 का, 3.5 का, उस कंडीशन में रहता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया दोस्तों, क्योंकि ये दोनों के बीच में 10 गो लाइन रहता है दोस्तों, ठीक है। तो ये 1.4 हो गया, इसको ऐसे थोड़ा सा कीजिए दोस्तों, फिर ऐसे कर देना चारों बगल, ठीक है दोस्तों। अब बाई में कितना है -2.3, तो ये देखिए ये 2 है दोस्तों, ये 3 है, 2.1 2.2 2.3। तो इसको भी ऐसे थोड़ा सा करना है, ऐसे घुमा देना है, ठीक है। अभी दोनों मिलाकर खींच देना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जो लाइन खींचते हैं उसमें भी तीर मार देते हैं दोस्तों कि देखने में अच्छा लगे लुक इसका। ये क्या है दोस्तों इक्वेशन फर्स्ट है, ठीक है। अब जो काम फर्स्ट में किए हैं वही काम सेकेंड में करना है। तो सेकेंड देखिए क्या है दोस्तों, x में 6 है दोस्तों, और y में क्या है 1.5 है। तो x में 6, तो x में 6 यहाँ है दोस्तों, y में 1.5 यानी 1.5 बीच में, 1 और 2 के बीच में, इसको भी मिलाकर खींच देना है दोस्तों। यहाँ है, यहाँ तो ये भी खींचा गया दोस्तों। ये क्या है दोस्तों इक्वेशन सेकेंड है, ठीक है। उम्मीद करते हो दोस्तों इतना करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ जो कटिंग किया, ठीक है, इसका नाम दे दीजिए ए, ठीक है दोस्तों, ठीक है। कटिंग किया ना, यहाँ पॉइंट देखिए क्या है, x पहले लिखा था उसके बाद बाई, तो नीचे आइए देखिए यहाँ सीधे x में कितना है 2 है, अब बाई कितना है, तो बाई के लिए इधर जाइए, ठीक है ना। तो बाई में कितना है 1 है, ठीक है। तो पॉइंट लिखने में गलती नहीं कीजिएगा दोस्तों, पॉइंट में पहले x का मान लिखा था उसके बाद बाई का। x अक्ष पर बाई का मान 0 होता है, बाई अक्ष पर x का मान 0 होता है। तो ये देखिए कौन अक्ष है, x अक्ष है, इसका नाम दे दीजिए b, नाम कुछ भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये x अक्ष है, तो x का मान 6 है, तो x अक्ष पर बाई क्या होगा 0 होगा। उसी प्रकार दोस्तों ये भी तो x अक्ष है, इसका नाम दिए ए बी, इसका नाम दिए सी। तो इसमें पहले x का वैल्यू लिखा था, तो x का वैल्यू कितना है 1.5 है, सॉरी कितना है, तो x में कितना है दोस्तों 1.4 है। यहाँ बाई क्या होगा x अक्ष पर 0 होगा। देखिए जहाँ जहाँ कटा है दोस्तों सबको नाम दे रहे हैं, ठीक है ना, जो चिन्ह मिला है यहाँ पे, तो इसका नाम डी दे दीजिए, ठीक है। तो इक्वल बाई एच ने है, तो बाई एच पर x का मान क्या होता है 0 होता है, ठीक है। याद रखिएगा पहले x का वैल्यू लिखा था उसके बाद बाई का, ठीक है। तो बाई यहाँ कितना है दोस्तों -2.3 है, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ देखिए ABCD दे दिए, इसका नाम दे दीजिए ई,
ठीक है। तो पहले x लिखाता है लेकिन इक्वल अच्छे बाई एच है, तो x का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब बाई है कितना है दोस्तों, 1.5 है। ठीक है दोस्तों, पॉइंट लिखा गया दोस्तों। उसके बाद क्या करना है, ठीक है, ये ग्राफ खींचे है, इसका लाइन पर इसका समीकरण लिख दीजिए दोस्तों। तो इस समीकरण फर्स्ट का है, तो समीकरण फर्स्ट क्या है दोस्तों, 5x माइनस 3y, 5x माइनस 3y है, 3y है दोस्तों, ठीक है, इक्वल टू 7 है। 5x माइनस 3y इक्वल टू 7। अब इस लाइन पर लिख दीजिए दोस्तों, समीकरण सेकेंड है ना, तो समीकरण सेकेंड क्या है दोस्तों, x प्लस 4y इक्वल टू 6। ठीक है दोस्तों, समीकरण यहाँ लिखा गया दोनों दोस्तों, ठीक है। कहाँ भी लिख सकते, कहाँ भी लिख सकते, वही लाइन पर, यहाँ भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसी लाइन पर लिखिएगा दोस्तों, उसी ग्राफ का लाइन पर, ठीक है। दो था यहाँ लिख दीजिए, फर्स्ट आते यहाँ लिख दिए, ठीक है ना। आप इसको यहाँ भी लिख सकते हैं, जहाँ मर्जी है लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो ये ग्राफ खींचा गया दोस्तों। अब देखिए क्या हुआ, यहाँ पे प्रतिच्छेद किया, कहाँ पर प्रतिच्छेद किया, बिंदु A 2,1 पर था। अंत में लिखना है दोस्तों, तब आपको फुल मार्क्स देगा। तो अंत में यहाँ लिख दीजिए, अतः दोनों रेखाएं बिंदु A कितना है दोस्तों, 2,1 पर क्या करती है दोस्तों, प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है। ठीक है दोस्तों, तो इतना लिखिएगा दोस्तों, तो 5 में 5 मार्क्स देगा, एक भी नंबर काटने का औकात नहीं है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते होंगे समझ गए होंगे, ठीक है। अब एक इम्पोर्टेंट प्रमेय है दोस्तों, वो आपको बताते हैं दोस्तों, बोर्ड पर है क्वेश्चन दोस्तों। देखिए प्रमेय क्या है दोस्तों, सिद्ध करें कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, तो दो त्रिभुज समरूप कब होंगे दोस्तों, उसका कंडीशन है जब उसका संगत कोण बराबर है और संगत भुजाएं समानुपाती है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए इसको हम सोल्व करके दिखाते हैं दोस्तों। तो दो त्रिभुज बनाना है दोस्तों, तो मान लीजिए ये पहला त्रिभुज बना दिए, इसका नाम दे दिए ABC। सेकेंड त्रिभुज बनाए हैं दोस्तों, इसका नाम दे दिए हैं PQR। ठीक है दोस्तों, तो जब भी प्रमेय बनाएंगे दोस्तों, तो 4 कंडीशन लिखेंगे। एक नंबर में लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे दोस्तों, दिया है। तो क्या दिया हुआ है दोस्तों, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज क्या है, PQR। ठीक है, तो आपको पता है दोस्तों, समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं और संगत भुजाएं समानुपाती होती है। तो कहने मतलब कोण A बराबर कोण P होगा, कोण B बराबर कोण Q होगा, कोण C बराबर कोण R होगा। तो कोण A बराबर कोण P हो गया, और कोण B बराबर कोण Q हो गया, कोण C बराबर कोण R हो गया। तो संगत कोण बराबर होता है और संगत भुजाएं अनुपाती होती है। कहने मतलब AB बट्टा PQ इक्वल टू BC बट्टा QR इक्वल टू AC बट्टा PR। ठीक है दोस्तों, तथा क्या हो जाएगा, AB बट्टा PQ इक्वल टू BC बट्टा QR इक्वल टू AC बट्टा PR। ठीक है दोस्तों, और 2 नंबर में लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। तो क्या सिद्ध करना है दोस्तों, सिद्ध करें कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, तो AR मतलब होता है क्षेत्रफल होता है दोस्तों, ठीक है ना। तो त्रिभुज ABC अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल जो है दोस्तों, उनके संगत भुजा के वर्ग, संगत भुजा क्या है, यही ना दोस्तों, इसको वर्ग के स्क्वायर के बराबर होता है। देखिए वर्ग के बराबर होता है, तो संगत भुजा क्या है दोस्तों, जैसे AB हुआ अब बट्टा PQ, तो इसका वर्ग किए दोस्तों। उसी प्रकार BC हुआ अब बट्टा QR हुआ दोस्तों, इसका वर्ग किए। ठीक है, उसी प्रकार AC है अब बट्टा क्या है, PR है। ठीक है दोस्तों, इसका वर्ग किए। ठीक है, क्योंकि ये प्रमेय है दोस्तों, ऑब्जेक्टिव में भी बहुत क्वेश्चन पूछता है, एक आध दो तो पूछना ही पूछना, ऑब्जेक्टिव में पूछ ही लेता है। प्लस 2 नंबर वाला भी क्वेश्चन रहता है दोस्तों, और 5 नंबर वाला पूछ भी करता है ऐसा क्वेश्चन। ठीक है,
तो सीधे हमें क्या करना है दोस्तों, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर इक्वल टू ए बी बट्टा पी क्यू के होल स्क्वायर इक्वल टू बी सी बट्टा क्यू आर के होल स्क्वायर इक्वल टू ए सी बट्टा पी आर के होल स्क्वायर। तो वही कह रहा था, सिद्ध करें कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, अनुपात मतलब होता है दोस्तों बट्टा, तो दोनों का बट्टा किए हैं ना, उनकी संगत भुजाओं के वर्ग, संगत भुजा मतलब क्या, ए बी बट्टा पी क्यू के वर्ग किए ना, वर्ग के बराबर होता है जितना भी भुजा है। संगत भुजा जो है इसका ये हुआ ए हुआ ए हुआ, ठीक है दोस्तों, ये हमको सिद्ध करना है। तो जब भी पर में सिद्ध करते हैं दोस्तों कुछ न कुछ रचना किया जाता है। तो देखिए रचना इसमें करेंगे, तो लिखेंगे 3 नंबर में रचना, रचना। तो रचना जब भी करेंगे दोस्तों तो डायरेक्ट नहीं डॉट डॉट करके खींचेंगे, ठीक है। तो देखिए बिंदु ए से दोस्तों ए डी लंब डाल रहे हैं, बिंदु ए से दोस्तों लंब डाल रहे हैं त्रिभुज ए बी सी में। तो आपको पता है दोस्तों लंब जब भी डालते हैं कितना डिग्री कोण बनता है, 90 डिग्री का। उसी प्रकार ए भी त्रिभुज है पी क्यू आर, इसमें भी हम लंब डाल रहे हैं, तो लंब डालेंगे तो कितना डिग्री कोण बनेगा दोस्तों, 90 डिग्री का, ठीक है। तो इसका हम नाम दे देते हैं नरेंद्र, इसका नाम देते हैं मोदी, ठीक है दोस्तों। ए नाम दे देंगे दोस्तों नाम इसका। तो जे की ये रचना में वही यहाँ लिखना है। तो क्या किए दोस्तों, त्रिभुज ए बी सी में ए एन जो है दोस्तों लंब है, कौन पर लंब है, बी सी, तथा त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में क्या है दोस्तों, पी एम जो है ना लंब है क्यू आर पर क्या किए, डाला। अब 4 नंबर लिखेंगे दोस्तों परमाण, क्या लिखेंगे, परमाण। तो परमाण में देखिए क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ ब्रैकेट में लिख दीजिए, चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल दोस्तों आपको पता है क्या होता है, 1/2 आधार गुने क्या होता है दोस्तों, ऊंचाई होता है। 1/2 आधार गुने ऊंचाई, ये क्या होता है दोस्तों, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है दोस्तों, 1/2 आधार गुने ऊंचाई, ठीक है दोस्तों। तो ये देखिए दोनों का एरिया का क्या निकालेंगे, क्या करना है, अनुपात में करके सिद्ध करना है। तो दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात ले लेना है दोस्तों। तो लीजिए क्षेत्रफल का अनुपात, तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक लिख दिया दोस्तों। तो त्रिभुज देखिए ए बी सी, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या था दोस्तों, 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो जे रेखा पर लंब रहता है डला हुआ वही क्या होता है, आधार होता है। तो ये क्या हो गया दोस्तों, इसका आधार हो गया, ठीक है। तो आधार क्या हो गया, बी सी गुने ऊंचाई, ऊंचाई मतलब लंब। तो लंब क्या है दोस्तों, ई त्रिभुज में लंब क्या है, ए एन, ई त्रिभुज में लंब क्या है, पी एम, ठीक है। तो इसमें लंब क्या है दोस्तों, ए एन, ठीक है। उसी प्रकार त्रिभुज पी क्यू आर में तो 1/2 होता है दोस्तों त्रिभुज का क्षेत्रफल, आधार गुने ऊंचाई। तो आधार क्या है, क्यू आर है, ऊंचाई क्या है दोस्तों, पी एम, ठीक है ना, पी एम, ऊंचाई क्या है दोस्तों, पी एम। तो ई कट जाएगा, ई कट जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या हो गया, बी सी गुने ए एन इक्वल टू, ठीक है, क्यू आर गुने क्या है दोस्तों, पी एम, ठीक है। तो इसमें दोस्तों सब बराबर है ना, तो ए को कोई सिद्ध कर देंगे दोस्तों तो ये सब सिद्ध हो जाएगा, ठीक है ना। उसी प्रकार लिख देंगे कि सिद्ध कर सकते हैं कि, ठीक है। तो ए को भुजा सिद्ध कर देंगे, तो ए को सिद्ध कर देंगे दोस्तों, उसी आधार पर सब सिद्ध हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे समझना है प्रोसेस, ठीक है। तो बी सी को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, ए भी लिख सकते हैं ना, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। बी सी को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी भी लिख सकते हैं, ए सी भी लिख सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ बी सी को क्या लिख देंगे दोस्तों, ए बी, और क्यू आर को हम क्या लिख देंगे, पी क्यू, ठीक है। इसको एक स्टेप बढ़ाते हैं दोस्तों, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है दोस्तों। तो हम बी सी को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, बी सी को ए बी, ठीक है ना, ये जैसे ए है ना उसे रहने दीजिए, ठीक है। उसी प्रकार हम क्यू आर को हम क्या लिख सकते हैं, पी क्यू, ठीक है दोस्तों। और जैसे पी एम है उसे रहने दीजिए, ठीक है। तो इसको क्या मान लेंगे दोस्तों, समीकरण फर्स्ट एक ऐसे कि यहाँ लिख दीजिए ब्रैकेट में समझने के लिए,
दिया है। क्या दिया है दोस्तों? ए बी बट्टा पी क्यू बराबर बी सी बट्टा क्यू आर बराबर ए सी बट्टा पी आर। ठीक है दोस्तों, ये ब्रैकेट में लिख दीजिए, समझने में ठीक रहेगा। ठीक है, ये कैसे लिखा है, सब आपस में बराबर है। ठीक है ना। उसके बाद देखिए दोस्तों, अब क्या करेंगे, अब ठीक है त्रिभुज। तो देखिए दोस्तों, ये क्या लिए, ए बी लिए, तो इसमें भी ए बी वाला भुजा क्या आता है, ए आता है। ठीक है, अब देखिए पी क्यू ए आता है, तो ए त्रिभुज है दोस्तों और ए त्रिभुज है, ये दोनों त्रिभुज को हम समरूप करेंगे। ठीक है, और समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं, संगत भुजाएं अनुपाती होती है। ठीक है, तो त्रिभुज हम देखिए क्या लेना है दोस्तों, त्रिभुज ए एन बी तथा त्रिभुज पी एम क्यू में। ठीक है, तो इसमें देखिए दोस्तों क्या कंडीशन है, कोण एन जो है ना बराबर कोण एम है। कितना डिग्री है दोस्तों, 90 डिग्री है। और देखिए क्या है, कोण बी बराबर कोण क्यू। तो ई कोण जो है दोस्तों, कोण बी बराबर कोण क्यू। क्यों हुआ बराबर दोस्तों, क्योंकि त्रिभुज जो बड़का है, यानी त्रिभुज जो है, त्रिभुज ए बी सी है दोस्तों, समरूप त्रिभुज है पी क्यू आर के, पी क्यू आर के। ठीक है, तो यहाँ चूकी करके लिख लीजिए दोस्तों। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए ऐसे है, लिख दिए चूंकि त्रिभुज ए बी सी है ना, समरूप त्रिभुज है पी क्यू आर के, तो समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं। ठीक है ना, तो संगत कोण क्या है दोस्तों, बी का संगत कोण क्या है, क्यू। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, आपकी दिया है। ठीक है ना, यहाँ इन्हें लिखना चाहते हैं तो इसको घेर के इसे लिख दीजिए चूंकि दिया है। ठीक है, यानी कोण बी बराबर कोण क्यू। ठीक है दोस्तों, ऐसे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो कोण बी बराबर कोण क्यों लिख दिए दोस्तों, क्यों लिख दिए, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है चूंकि त्रिभुज है ए बी सी समरूप त्रिभुज क्या है पी क्यू आर। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अब क्या लग जाएगा दोस्तों, एंगल समरूपता से। ठीक है दोस्तों, तो त्रिभुज क्या हो जाएगा, ए एन बी समरूप त्रिभुज पी एम क्यू। ठीक है दोस्तों, तो समरूप त्रिभुज के आपको पता है संगत कोण बराबर होते हैं, संगत भुजाएं क्या होता है, अनुपाती होती है। ठीक है दोस्तों, संगत कोण बराबर और संगत भुजाएं अनुपाती होती है। चलिए दोस्तों, हम इसमें बना के आपको दिखाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो देखिए ए एम, इसमें क्या लिए दोस्तों, ए एन, संगत भुजा क्या होता है अनुपात में, तो पहला लिए ए एन, तो इसमें भी पहले लेंगे, क्या लेंगे, पी एम इक्वल टू, अब देखिए ए बी लाना था दोस्तों, इसमें देखिए क्या हुआ है यूज, 1 सेकंड देखिए दिखाते हैं। पहले यहाँ समीकरण एक है ना, तो ए एन बट्टे पी एम हो गया, और क्या करेंगे, ए बी बट्टा पी क्यू। ठीक है, क्योंकि उसके देख के करते हैं दोस्तों, ये वो सिद्ध कर देंगे, सब वही आधार पर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इसमें ए बी लिए हम, तो ए बी, तो क्या लिए दोस्तों, शुरू वाला लास्ट वाला, तो इसमें भी शुरू वाला लीजिए लास्ट वाला पी क्यू। इसको समीकरण फर्स्ट सेकेंड मान लीजिए दोस्तों, इसको क्या लिख दिया, समीकरण सेकेंड। अब लिखिए समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से, तो समीकरण फर्स्ट क्या था दोस्तों, हो गया सिर्फ दोस्तों, ज़्यादा बड़ा नहीं है। त्रिभुज, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर इक्वल टू। ठीक है, तो ये क्या है दोस्तों, हमको देख लीजिए, यहाँ पे दिखाते हैं आपको, ए है यानी ए बी बट्टा पी क्यू। देखिए दोस्तों, ए चीज़ है तो ये चीज़ लिख दीजिए यहाँ पे, क्या है दोस्तों, ए बी गुने पी एन देखिए दोस्तों क्या है, ए बी गुने पी एन, तो क्या देखिए दोस्तों, समीकरण एक में क्या है दोस्तों, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर इक्वल टू क्या है, ए बी गुने क्या है, ए एन अपॉन पी क्यू गुने, तो देखिए दोस्तों क्या है, ए बी गुने ए एन बट्टा पी क्यू गुने पी एम। ठीक है दोस्तों, तो ये हम लिख दिए दोस्तों यहाँ तक। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ देखना है, ए बी है एक पी क्यू है। ठीक है ना, अब देखिए क्या है, ए एन है पी एम है। ठीक है ना, तो ए एन को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, ए एन को ए बी लिख सकते हैं, अब पी एम को हम क्या लिख सकते हैं, पी क्यू लिख सकते हैं। तो लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी अपॉन
एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर इक्वल टू ए बी गुने ए एन को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, ए एन को ए बी लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये पी क्यू है तो पी क्यू रहने दीजिए। उसी प्रकार पी एम को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, पी क्यू। ठीक है, ये कहाँ से लिखे दोस्तों, तो लिख दीजिए समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, बस इतना भी लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं, समीकरण 2 में देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ए बी बट्टा पी क्यू का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो ए वो सिद्ध हो गया दोस्तों ए। ठीक है, तो अंत में लिख दीजिएगा इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर इक्वल टू ए बी बट्टा पी क्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर का होल स्क्वायर इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर का होल स्क्वायर। ये क्या हो गया दोस्तों, प्रूव्ड हो गया। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो उम्मीद करते हो दोस्तों ये पर मैं समझ गया होंगे दोस्तों, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। फिर से थोड़ा सा समझा देते हैं दोस्तों, देख लीजिए। तो 1 नंबर में लिखेंगे दोस्तों, दिया है, क्या दिया है दोस्तों, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज क्या है, पी क्यू आर। और समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं दोस्तों, संगत भुजाएं समानुपाती होती है। तो कोण ए बराबर कोण पी होगी, या कोण बी बराबर कोण क्यू होगी, या कोण सी बराबर कोण आर हो गया। ठीक है दोस्तों, और संगत भुजाएं अनुपाती होती है। ए बी बट्टा पी क्यू, बी सी बट्टा क्यू आर बराबर ए सी बट्टा पी आर। तो वो तो लिख दिया दोस्तों, दिया है। और 2 नंबर में लिखेंगे सिद्ध करना। तो सिद्ध क्या करना है दोस्तों, 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफल का अनुपात है ना दोस्तों, उनके संगत भुजा के वर्ग। तो संगत भुजा के वर्ग मतलब क्या हुआ, ए बी बट्टा पी क्यू के वर्ग हुआ ना, अनुपात मतलब होता है बट्टा के वर्ग के बराबर होता है, यानी ए बी बट्टा पी क्यू के स्क्वायर इक्वल टू बी सी बट्टा क्यू आर के स्क्वायर इक्वल टू ए सी बट्टा पी आर के स्क्वायर। तो ये तो हमको सिद्ध करना है दोस्तों। ठीक है, तो कोई भी प्रमेय सिद्ध करते हैं तो उसके लिए कुछ न कुछ रचना करते हैं। तो लिख दिए यहाँ पे रचना। तो रचना में क्या किया दोस्तों, त्रिभुज लिए ए बी सी, ठीक है ना, तथा त्रिभुज पी क्यू आर में। चूँकि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, तो क्षेत्रफल का अनुपात करना था दोस्तों, इसलिए दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात किए, क्योंकि यही चीज़ हमको सिद्ध करना है। ठीक है, तो ये अनुपात कर दिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा दिए, इसमें 1/2 आधार गुने ऊंचाई, तो आधार बी सी हुआ, ऊंचाई ए एन हुआ। ठीक है, उसी प्रकार इसका भी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुने ऊंचाई क्या हुआ, पी एम हुआ। ठीक है, ये कट गया दोस्तों, यहाँ तक लिखा गया। ठीक है, तो कोई एक सिद्ध कर दीजिए दोस्तों, चाहे ए बी बट्टा पी क्यू का होल स्क्वायर सिद्ध कर दीजिए, ये बी सी बट्टा क्यू आर का होल स्क्वायर सिद्ध कर दीजिए, क्योंकि सब आपस में क्या है दोस्तों, बराबर है। तो ये वो सिद्ध कर दिए दोस्तों, तो ये भी क्या हो गया, जैसे मान लीजिए 3 गो बंदा है दोस्तों, एक का नाम है राम है दोस्तों, एक का नाम है श्याम है दोस्तों, एक का नाम है रोहन है दोस्तों, एक का नाम राम नाम है दोस्तों, एक श्याम नाम है दोस्तों, एगो के तो मान लीजिए दोस्तों 3 गो दोस्त है, एगो के राम नाम है, एगो श्याम नाम है, एगो के आम नाम है, आम मतलब मैंगो। ठीक है दोस्तों, यानी कि एगो का आर से नाम है दोस्तों, एगो के एस से नाम है, एगो के एम से नाम है। तो मान लीजिए इसको हम लिख दिए 5। ठीक है ना, सब बराबर है, नहीं तो समझिए इसको हम 10 लिख दिए, इस सब बराबर है, तो सबको क्या हो जाएगा, 10-10 हो जाएगा दोस्तों। तो उसी प्रकार हम एगो को जो सिद्ध कर देंगे तो सब क्या हो जाएगा दोस्तों, उसी प्रकार सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, समझ गए दोस्तों। तो यहाँ तो लिखा गया दोस्तों, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो उसी प्रकार देखिए बी सी बट्टा क्यू आर था, तो हम बी सी को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं। आप क्यू आर को क्या लिख सकते हैं, पी क्यू लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, लिख देंगे दिया है दोस्तों यहाँ पे, इसमें देखिए ध्यान से वही कंडीशन हम जिसे यहाँ पे लिख दिए। अब जो यूज किए हैं तो वही त्रिभुज यहाँ पे लेना है, रचना यहाँ पे वही त्रिभुज लेना है। ए बी है तो ए बी भुजा आना चाहिए, क्यू आर है पी क्यू है तो पी क्यू भुजा आना चाहिए, इसलिए दोनों त्रिभुज को हम समरूप किए। तो इसमें देखिए दोस्तों डायरेक्ट समरूप हो रहा, कोण एन बराबर कोण एम है,
90 डिग्री है और कोण बी बराबर कोण क्यू है। तो यदि किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर होता है तो तीसरा कोण अपने बराबर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें एंगल समरूपता से त्रिभुज समरूप हो गया। ठीक है, और समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं, संगत भुजाएं अनुपाती होती है। तो हम क्या लिए, AN बट्टा PM इक्वल टू AB बट्टा PQ। ठीक है दोस्तों, तो इसको समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है, और लिख दिए समीकरण 1 से। समीकरण 1 ये था दोस्तों। ठीक है, और यहाँ मान हम पुट कर देंगे। AN का मान इतना था दोस्तों AB, और PM का मान करना था PQ था, ये रख दिए, होल स्क्वायर आ गया दोस्तों। अंत में लिख देंगे। इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज PQR इक्वल टू AB बट्टा PQ का होल स्क्वायर इक्वल टू BC बट्टा QR का होल स्क्वायर इक्वल टू AC बट्टा PR का होल स्क्वायर। ये क्या हो गया दोस्तों, प्रूव्ड हो गया। तो इतना कीजिएगा दोस्तों, आपको 5 में 5 फुल मार्क्स देगा, एक भी नंबर नहीं काटेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 से हमको सिद्ध करना है इतना बराबर इतना लाना है। ठीक है दोस्तों, तो कितना स्टूडेंट इसको देखी को छोड़ देता है दोस्तों, पूरा इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि त्रिकोणमिति से को 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन फिक्स है दोस्तों, फिक्स कर लीजिए। ठीक है ना दोस्तों, तो जो भी मॉडल पेपर निकलता है दोस्तों 5 सेट रहता है, तो ये 5 सेट हो गया दोस्तों। ठीक है ना, उसके बाद जो क्वेश्चन बैंक है, क्वेश्चन बैंक का 5 सेट कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, यानी जब एग्जाम जैसे पढ़ रहा है ना, आपको मान लीजिए 2023 में आप दे रहे हैं, 2024 में दे रहे हैं, तो 23 से जे है ना दोस्तों, 23 से 5 साल पीछे कर दीजिए, 5 साल तक। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए आप 2024 में एग्जाम दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो उसके लिए जो ऑफिशियल मॉडल पेपर निकलता है वो 5 सेट कंप्लीट कर लीजिए दोस्तों। तो फिर क्वेश्चन बैंक कर लीजिए 23 से लेकर 19 तक। ठीक है, 23 से लेकर 19 तक, यानी 5 सेट मॉडल पेपर का कर लीजिए दोस्तों, 5 सेट क्वेश्चन बैंक का कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो ये 5 सेट अगर जो 5% 10 सेट हो जाएगा, तो 10 सेट अगर जो बढ़िया से कर लीजिएगा तो एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा दोस्तों, ये हम 100% गारंटी लेते हैं। अब बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए दोस्तों, अब फॉर्मूला जितना भी विस्तार से समझिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद 10 सेट कंप्लीट कर लीजिए, पढ़ लीजिए दोस्तों, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इसको हम सिद्ध करके दिखाते हैं दोस्तों। सॉल्यूशन LHS से चलते हैं, पूरा बिल्कुल इजी मेथड से बताऊंगा दोस्तों। बहुत बड़ा क्वेश्चन लग रहा है आपको, लेकिन बहुत इजी है। ठीक है, देखिए कैसे इजी, आप खुद कहिएगा। LHS से चल रहे हैं, साइन थीटा है प्लस कोस थीटा है दोस्तों, अपॉन साइन थीटा है माइनस कोस थीटा है, अब प्लस साइन थीटा है माइनस कोस थीटा है, अपॉन साइन थीटा है प्लस कोस थीटा है। अब देखिए दोस्तों, ये दोनों अलग अलग है, तो इसको क्रॉस गुना करते हैं। क्रॉस गुना को नाम दिया गया दोस्तों लहरिया का। तो ऐसे गुना करते हैं दोस्तों, इसको इससे गुना कीजिए, इसको इससे गुना कीजिए। तो आपको पता है इसको इससे गुना होता है तो सेम आ रहा था, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो कहने का मतलब साइन थीटा प्लस कोस थीटा क्या हो जाएगा दोस्तों, होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार इसको इससे गुना करते हैं। क्रॉस गुना को हम नाम दिए हैं दोस्तों लहरिया कट। ठीक है दोस्तों, क्योंकि पता है आपको एक बिहारी 100 पर भारी। ठीक है ना दोस्तों, अब देखिए ध्यान से, तो इसको क्रॉस कर दिए, नीचे वाला नीचे से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, साइन थीटा माइनस कोस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कोस थीटा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते होंगे यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। समझिए, नहीं तो आपको दिमाग काम नहीं करता। समझिए, एलसीएम लिए इसका इतना आया। ठीक है, अब इसको भाग दिए तो 1 कट गया, ई बचा, तो इसको गुना किया तो इतना आया। बस वही चीज़ है, लहरिया कट सिंपल होता है थोड़ा दोस्तों। अब इसको तोड़ दीजिए a प्लस बी का होल स्क्वायर पर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस है तो प्लस दिए दोस्तों। इसको भी वही प्रकार तोड़ेंगे, यानी a प्लस बी का होल a माइनस बी का होल स्क्वायर पर, इसको भी क्या तोड़ेंगे दोस्तों, a माइनस बी का होल स्क्वायर पर। तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ठीक है दोस्तों, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब बट्टा में देखिए दोस्तों क्या लग जाएगा, ई ए समझिए, ई बी समझिए, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है दोस्तों, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये इम्प्लाइड डाइट होता है दोस्तों, इसको बीच में लिखते हैं। ठीक है ना, अब देखिए क्या है यहाँ पे, तो ई प्लस में है दोस्तों, ई माइनस में है, कट गया। ठीक है दोस्तों, आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है।
प्लस उसी प्रकार देखिए यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है अपॉन। देखिए दोस्तों ऊपर में तो समझ गए होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, ठीक है। अब नीचे देखिए दोस्तों ये चीज़ है ना, जो इसको देखते हैं हमको क्या लाना है, ये कोस में चेंज है तो ये तो कोस में है ही है, इसको भी कोस में बदल दीजिए। आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है कोस के रूप में, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब माइनस क्या है, कोस स्क्वायर थीटा। अब मन है तो जो फॉर्मूला यूज किए हैं यहाँ ब्रैकेट में लिख दीजिए, चूँकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक है दोस्तों, क्योंकि बहुत सिंपल में बन गया दोस्तों, ठीक है ना। तो थोड़ा फॉर्मूला यूज कर दीजिए, ठीक है, जो यहाँ पे पुट किए हैं, ठीक है। अब प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो वही फॉर्मूला को जो लिख के बनाइएगा दोस्तों, एक भी नंबर काटने का औकात नहीं है, बिल्कुल थोड़ा शॉर्ट क्यों नहीं करनी है, ठीक है। ये तो शॉर्ट नहीं विस्तारित से बनाएंगे दोस्तों, क्योंकि इतना बड़ा ये नहीं बनेगा। भले क्वेश्चन था आपको बड़ा लग रहा था देखते हुए, लेकिन बताए थे इसका सोल्यूशन बहुत ईजी होगा। तो ये क्या हो गया, 2 हो गया दोस्तों, 1 माइनस कोस स्क्वायर, सॉरी यहाँ कोस स्क्वायर होगा, देखिए तो कोस स्क्वायर क्या हो गया, 2 कोस स्क्वायर हो गया दोस्तों, ठीक है। तो यही हमको सीधे करना था, ये तो आ गया, तो ये क्या लिख देंगे दोस्तों, RHS। तो अंत में लिख दीजिए अतः LHS इक्वल टू RHS। ये क्या हो गया दोस्तों, प्रूव्ड हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करते होंगे दोस्तों ये क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, पूरा सिंपल था, ठीक है ना। भले NCERT जिसे अलग पूछ लिया दोस्तों, इसीलिए तो हम आपको बोल देते हैं कि 10 सेट कंप्लीट कर दीजिएगा दोस्तों, 100% हम गारंटी देते हैं एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अब समय भी कम बचा है दोस्तों, जब भी सेट से तैयारी करते हैं दोस्तों तो पूरा बढ़िया से बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों ये 9 पार्ट से क्वेश्चन पूछा है, ठीक है दोस्तों। 9 पार्ट से भी एक क्वेश्चन फिक्स है दोस्तों, त्रिपतिमिति के अनुप्रयोग से, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन ध्यान से देखना है दोस्तों, थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं होगा। कहा देखो भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन, तो मान लीजिए भूमि मतलब दोस्तों धरती, तो इसी से धरती का तल हुआ, क्या हुआ दोस्तों, धरती का तल हुआ। तो यहाँ से मान लीजिए 20 मीटर एक ऊंचा भवन है, क्या है दोस्तों, 20 मीटर ऊंचा भवन है, सीधा है दोस्तों, ठीक है ना, समझ गए, सीधा है, ठीक है। तो 20 मीटर ऊंचा भवन है, कहा ना भूमि के एक बिंदु से, मान लीजिए भूमि पर एक कोई बिंदु है, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है दोस्तों, ठीक है ना, पूरा तल है भूमि का। तो भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, तो ये देखिए दोस्तों भवन का शिखर हुआ, ये तल हुआ, ठीक है ना। तो भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, यहाँ एक संचार मीनार मान लीजिए लगा हुआ है, ठीक है। क्या लगा हुआ दोस्तों, संचार मीनार एक लगा हुआ, ठीक है। लगी एक संचार मीनार, लगी एक संचार मीनार के तल, संचार मीनार के तल हुआ, ठीक है दोस्तों। भवन का शिखर जो हुआ, संचार मीनार का क्या हुआ, तल हुआ। तो संचार मीनार के तल एवं शिखर के उन्नयन कोण, शिखर मतलब ये मुंडी, ठीक है दोस्तों, शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः क्या है, 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब उन्नयन कोण नीचे बनता है, अवनमन कोण ऊपर बनता है। तो इसको इससे मिलाएं दोस्तों, भवन के तल से, सॉरी संचार मीनार के शिखर। तो ये देखिए एक संचार मीनार के तल, तो यहाँ से तल से जो कोण बना है दोस्तों कितना डिग्री है, 45 डिग्री है। और जो शिखर से यहाँ कोण बना है, इस शिखर से जो मिलाने पर जब एक कोण बना है दोस्तों यहाँ पे, ये कितना है, 60 डिग्री है। तो हमसे कह रहा है संचार मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मान लीजिए इसका नाम दे देंगे ABCD। तो ये यहाँ से यहाँ तक दोस्तों ये क्या है, लगा हुआ संचार मीनार। तो इसका ऊंचाई मान लीजिए X नहीं H मान लिए, इसका ऊंचाई क्या मान लिया दोस्तों, H मान लिए, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई, ठीक है, क्या मान लिए, H, ठीक है। तो यही H का हमसे मान पूछ रहा है। और नीचे वाला है जो दोस्तों इसको हम मान लेते हैं X मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, X, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो कुछ फिगर में जो किए वही चीज़ यहाँ लिख दीजिए लैंग्वेज के रूप में। लिखेंगे माना कि CD एक क्या है दोस्तों, भवन है, भवन है जिसकी ऊंचाई तो दिया हुआ है, जिसकी ऊंचाई, तो जिसकी ऊंचाई कितना दिया हुआ है दोस्तों, 20 मीटर है, तथा और देखिए AD क्या है, AD एक क्या है दोस्तों, संचार मीनार है, संचार मीनार है जिसकी ऊंचाई, तो जिसकी ऊंचाई हम क्या माने दोस्तों, H का, इसी को तो मान ही निकालना है, H का
मान ज्ञात करनी है। ठीक है दोस्तों, हमको एच का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ लिखिए जिसकी ऊंचाई एच का मान ज्ञात करनी है, तो एच का हमको मान निकालना है दोस्तों। तो यहाँ देखिए दो गो समकोण त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, जब भी हाइट एंड डिस्टेंस का काम होगा दोस्तों तो 90 डिग्री कोण 100% बनेगा। ठीक है ना, क्योंकि भवन क्या है दोस्तों, पूरा सीधा है। समझ गए दोस्तों, ये भवन है 20 मीटर ऊंचा, इस पर संचार मीनार लगा हुआ है। तो पहले देखिए दोस्तों, एक छोटा त्रिभुज देखिए BCD, तो यहाँ समकोण त्रिभुज का, तो देखिए दोस्तों पहले क्या लेंगे, समकोण त्रिभुज BCD में, तो BCD देखिए BCD कितना कोण बन रहा है दोस्तों, 45 डिग्री। तो ये देखिए एंगल के सामने वाला भुजा लंब होता है, तो ये तो लंब हो गया और बटा आधार। तो लंब बटा आधार क्या होता है दोस्तों, tan थीटा, और थीटा का मान कितना है दोस्तों, 45 डिग्री है। तो लंब क्या है दोस्तों, लंब ए है, छोटका त्रिभुज देखिए BCD यानी BCD, तो लंब क्या होगा दोस्तों 20 है, और आधार क्या माने हैं, x माने हैं। अब tan 45 डिग्री मान पते हैं 1 होता है, तो 20 बटा क्या हो गया x, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो x बराबर क्या हो गया 20। इसको इक्वेशन फर्स्ट माननी है दोस्तों। अब लिखेंगे, अब समकोण त्रिभुज ABC में, ABC मतलब ABC बड़का त्रिभुज में, तो बड़का त्रिभुज में 60 डिग्री बन रहा है क्वेश्चन दोस्तों। तो इसको भी देखिए लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार क्या होता है, tan थीटा, और tan कितना डिग्री है, 60 डिग्री। तो ये देखिए दोस्तों लंब पूरा होगा AC, तो AC का मतलब क्या हुआ, h प्लस 20, क्योंकि ये क्या है दोस्तों, AC बराबर हम लिख सकते हैं ना AD प्लस CD। ठीक है दोस्तों, तो ये कितना है, h है दोस्तों, ये क्या है 20 है, इसीलिए हम डायरेक्ट लिख दिए हैं। ठीक है, लंब बटा आधार यानी लंब इतना है, तो इतना क्या लिखेंगे h प्लस 20, अब बट्टा आधार, आधार क्या है दोस्तों x है। ठीक है दोस्तों, और tan 60 डिग्री का मान होता है √3 होता है, तो h प्लस 20 अब बट्टा क्या है x। आपको पता है दोस्तों किसका वैल्यू निकालना है, तो h का वैल्यू निकालना है। ठीक है ना दोस्तों, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो √3x इक्वल टू h प्लस 20, तो x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, h प्लस 20 बट्टा क्या हो जाएगा √3। इसको क्या मान लिए, इक्वेशन सेकेंड मान लिए दोस्तों। तो ये देखिए LHS बराबर है, तो मैथ क्या कहता है, RHS बराबर। ठीक है ना, तो LHS बराबर है दोस्तों, तो मैथ क्या कहता है, RHS बराबर। तो इस समीकरण 2 में है दोस्तों, इस समीकरण क्या है 1 है, तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड से। ठीक है दोस्तों, तो फर्स्ट क्या है दोस्तों 20 है ना, ये बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में बराबर कर दीजिए, तो h प्लस 20 अपॉन √3। ठीक है दोस्तों, तो देखिए 20 ये भाग में, तो इधर आएगा तो गुना हो जाएगा, इक्वल टू h प्लस 20। ठीक है दोस्तों, तो जानते हैं हम बराबर तुम, तो तुम बराबर हम, यानी कि h प्लस 20 बराबर क्या हो जाएगा 20√3 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब देखिए h बराबर, तो 20√3 है, ये प्लस में उधर गया तो माइनस में हो गया दोस्तों। ठीक है, तो h बराबर, तो 20 कॉमन है दोस्तों, कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा √3 - 1, तो यही हो गया दोस्तों इसका ऊंचाई संचार मीनार के। तो लिख देंगे अतः संचार मीनार की ऊंचाई, संचार मीनार की ऊंचाई 20√3 - 1 मीटर है। ठीक है दोस्तों, मीटर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हो गया दोस्तों, इसका आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ देख लीजिए दोस्तों, नहीं दिख रहा होगा, अच्छा से आप दिख गया होगा। देखिए दोस्तों लास्ट में लिख दिया था संचार मीनार की ऊंचाई 20 × √3 - 1 मीटर है, मीटर कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 है, ये 3 चैप्टर से दिया है क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है ना, प्रोसेस सही होना चाहिए दोस्तों, क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, आपको बता दिए हैं। ठीक है ना दोस्तों, तो ये 3 चैप्टर से दिया है। देखिए इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। क्या कहा, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 है। तो मान लीजिए दोनों संख्या, मान लीजिए कुछ भी, तो यहाँ क्या करा दोस्तों, तो ये देखिए दोस्तों 3 चैप्टर से दिया है क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है ना, तो क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है दोस्तों, प्रोसेस बेसिक सही रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा।
तो इसमें देखिए क्या हो रहा, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 4 गुनी है, तो दोनों संख्याएं को ज्ञात कीजिए। तो दो संख्या दोस्तों छोटी संख्या बड़ी संख्या, ठीक है ना। तो मान लीजिए, माना कि बड़ी संख्या, क्योंकि बड़का में से छोटका घटता है दोस्तों, इसलिए पहले बड़ी संख्या माने। माना कि बड़ी संख्या बराबर x तथा छोटी संख्या बराबर y, ठीक है दोस्तों। तो फिर लिखेंगे शर्त एक। तो जब भी लैंग्वेज वाला क्वेश्चन रहेगा दोस्तों 3 पार्ट से इक्वेशन बनाने वाला, तो शर्त 1 शर्त 2 करके लिखते हैं, ठीक है ना। तो दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, तो वर्गों का मतलब अंतर क्या हुआ, जैसे मान लीजिए आपके पास 10 रुपया है, मेरे पास 5 रुपया है, तो अंतर कितना का है दोस्तों, अंतर मतलब होता है घटाव। और घटाव कैसे करते हैं, बड़का में से छोटका घटाते हैं। तो यही कह रहा है यहाँ पे दो संख्याओं के वर्गों का अंतर। तो दो संख्या क्या है, पहला संख्या x है, दूसरा क्या है y है। तो वर्ग मतलब क्या था, स्क्वायर, अंतर मतलब क्या था, घटाव। तो दोनों का अंतर कितना दिया हुआ है दोस्तों, 45 दिया हुआ। तो शर्त एक में लिखेंगे x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 45, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अब लिखेंगे शर्त दो। तो शर्त 2 में कह रहा है दोस्तों, देखिए ध्यान से, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना है। छोटी संख्या का वर्ग, तो छोटा संख्या हम क्या माने हैं, तो देखिए दोस्तों यहाँ क्या कर रहा है, छोटी संख्या का वर्ग, तो छोटी संख्या क्या माने हैं, बाई माने हैं। तो बाई का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना है, तो बड़ी संख्या क्या माने हैं, x माने हैं। तो इसका कितना गुना है, 4 गुना है, ठीक है। तो बाई स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया दोस्तों, 4x, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हमको x बाई का मान निकालना है दोस्तों, तो कोई विधि से निकालिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ अगर जो हम देखिए दोस्तों बाई स्क्वायर के मान इसमें रख देंगे यहाँ पे 4x, तो ये क्या हो जाएगा, एक द्विघात समीकरण हो जाएगा। फिर हल कर देंगे हम, तो लिख देंगे बाई, इसको समीकरण 2 मान लीजिए, ठीक है दोस्तों। x स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर इक्वल टू 45, ठीक है। तो x स्क्वायर, अब बाई स्क्वायर के मान कितना दोस्तों, 4x है, ठीक है। बाई का मान नहीं है, बाई स्क्वायर का मान है 4x है, इसलिए बाई स्क्वायर के जगह पर 4x रख दिए बराबर 45, ठीक है। ये कहाँ से किए हैं दोस्तों, यहाँ लिख देंगे समीकरण 2 से क्या है, बाई स्क्वायर बराबर 4x, ठीक है दोस्तों। तो ये लिख दिया, तो यहाँ समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अब देखिए इसको शून्यक निकालना है दोस्तों, गुणनखंड विधि से, कोई विधि से निकालिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ देखिए x स्क्वायर है माइनस 4x है माइनस 45 है इक्वल टू 0। तो चलिए हम गुणनखंड विधि से निकाल कर दिखाते हैं दोस्तों। तो आपको पता होगा इसमें a का मान 1 है, ठीक है, b का मान क्या है -4 है, और ac का मान कितना है दोस्तों, यानी c के मान पहले लिख देते हैं यहाँ पे, c का मान कितना है -45 है, और ac को गुना करेंगे तो क्या आएगा -45। और उसके बाद दोस्तों आपको 45 को खंड करना है, माइनस को नहीं करते हैं, माइनस रह देते हैं सही। अब इसको खंड कीजिए तो लगेगा कौन से, 5 से लगेगा, 45, फिर 3 से लगेगा, 3 हुआ। अब इसको दोस्तों कैसे आप लिखेंगे, कैसे लिखेंगे कि गुना करने पर क्या हो दोस्तों, -45 हो, और जोड़ने पर क्या हो, -4 हो, ठीक है। तो अगर जो हम इसको ऐसे इस कंडीशन में लिखेंगे, तो इसको गुना करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, ठीक है। गुना करने पर कितना आएगा, -45 आएगा, इसको जोड़ेंगे तो -4 आएगा, ठीक है। अब यहाँ x यूज हुआ है, इसलिए यहाँ x लगा देंगे। अगर जो यहाँ बाई रहता तो बाई लगाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो x स्क्वायर हो गया, अब -4 को क्या लिख सकते हैं, -9x प्लस 5x माइनस 45 इक्वल टू 0, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से दोस्तों एक ट्रिक भी होता है दोस्तों, ठीक है। नहीं 5 नंबर वाला बता रहे हैं दोस्तों, इसलिए 5 नंबर की तरह आपको बताते हैं। नहीं तो यहाँ थोड़ा सा समझ आइए ट्रिक क्या होता है दोस्तों। देखिए ध्यान से, थोड़ा सा ट्रिक समझा देता हूँ, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में काम देगा आपको। तो ये इतना हो गया दोस्तों, इसको मिटाइए अभी, पहले इतना हो गया। ट्रिक देखिए क्या होता है, बिना ही खंड कर डायरेक्ट बना दीजिएगा। इतना करने के बाद ये x बराबर है, आपको पता है द्विघात समीकरण में 2 वैल्यू निकलता है। तो x बराबर है, जैसे c के मान रहता है ओनली c का, वो कोमा देकर 2 बार लिख दीजिए। तो c का मान कितना है, -45 है, ठीक है ना, -45 लिख दिए दोस्तों। उसके बाद ऐसे चिन्ह पार दिए दोस्तों। अब जो खंड किए हैं ना, इसका अपोजिट चिन्ह से भाग दे देंगे, वही इसका शून्यक हो जाएगा। अपोजिट मतलब होता है उल्टा, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये नहीं पलटना नहीं, उल्टा चिन्ह कर देना है। माइनस से क्या कर देंगे दोस्तों, प्लस, प्लस से क्या कर देंगे माइनस। तो ये कटा कितना आएगा, 5 9 5 45,
9 पर 6 45, 5 आया, एक हटा कितना माइनस माइनस प्लस हो गया, कितना हो गया 9। तो इसको खंड करेंगे दोस्तों तो 100% देखो क्या आएगा, -5 आएगा यानी -5 आएगा 9 आएगा। ठीक है दोस्तों, आपको देखिए दिखा देते हैं। तो इसे ऑब्जेक्टिव में रहता तभी सभी रूल अप्लाई करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन को बना के दिखाते हैं दोस्तों, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते थे दोस्तों, 4x² है ना, तो इसको क्या लिखेंगे 9x लिखेंगे और प्लस 5x लिखेंगे। देखिए घटने पर क्या रहा, -4x गुना करने पर -45। ठीक है, ये -45 जैसे वैसे रहने दीजिए। टोटल में क्या कॉमन है दोस्तों, x, तो x माइनस क्या होगा 9 होगा, प्लस ये दोनों में क्या कॉमन है 5, तो x माइनस क्या होगा 9 होगा, क्योंकि 9 पर 6 45, तो 5 निकल गया 9 बचेगा। अब टोटल में क्या कॉमन है x माइनस 9। ठीक है दोस्तों, तो क्या बच जाएगा x प्लस 5 = 0। ठीक, तो एक बार क्या लिखेंगे दोस्तों, x माइनस 9 बराबर 0, तो x बराबर 9 आ गया। ठीक है दोस्तों, x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर -5 आ गया। देखिए दोस्तों, ये दोनों चीज़ आया ना, ये आगे पीछे आया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, आंसर क्या है, सेम है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। इसको पहले लिखिए, इसको बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ क्या करा, संख्या ज्ञात करने के लिए, तो इसमें संख्या जो है ना निगेटिव कभी भी नहीं होगा, इसमें पॉजिटिव करके लेना पड़ेगा। ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन रहेगा हल निकाल किसी की वैल्यू करने के लिए, ठीक है, मान पूछेगा, छोटी संख्या बड़ी संख्या, ठीक है, तो उसमें वैल्यू जी होगा हमेशा पॉजिटिव होगा दोस्तों। तो यहाँ लिख देंगे x बराबर 9 जी है ना, ये मान है, क्या लिखे दोस्तों, मान लिख देंगे। ठीक है ना, इसको क्या लिख देंगे, x बराबर -5 मान, यानी ई आंसर नहीं होगा। तो लिखेंगे x बराबर 9 समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 क्या है दोस्तों, ठीक है, 1 क्या 2 में रख सकते हैं, 2 में सिंपल पड़ रहा। ठीक है, ऐसे उसमें भी रखिएगा तो बात बराबर है। तो y² = 4x है दोस्तों, तो y² = 4x गुने 4x का मतलब क्या हुआ, 4 गुने x, ये 4 है दोस्तों। ठीक है, x का मान कितना है 9 है, तो 9 चौक 36, 9 चौक 36, यहाँ लिख देते हैं दोस्तों 36। ठीक है, कई जगह कम पड़ रहा था, स्क्वायर छोड़ेंगे तो क्वेश्चन जाएगा दोस्तों रूट में जाएगा। ठीक है, तो 36 का वर्गमूल छोड़, यहाँ प्लस माइनस होता है दोस्तों, देखिए ध्यान से, प्लस माइनस। ठीक है, प्लस माइनस, तो आपको पॉजिटिव लेना है, क्या लेना है दोस्तों, पॉजिटिव। तो y बराबर क्या लिखेंगे, छो, ये क्या है दोस्तों, मान है। ठीक है ना, अब y बराबर -6, क्या है, मान है। ठीक ना, अमान। ठीक है, तो पॉजिटिव चीज़ का प्रयोग करेंगे दोस्तों। ठीक है, जब भी किसी संख्या पूछा जाएगा तब ठीक है दोस्तों, जब भी किसी का वैल्यू पूछा जाएगा ना, ठीक है, तो ऐसे तो ओनली द्विघात समीकरण का आता है, तो प्लस माइनस दोनों में होता है आंसर। ठीक है, लेकिन कोई मान जब किसी की निकालते हैं, ठीक है, तो क्या करते हैं, ओनली पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, छो है, तो ये क्या हो गया दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया दोस्तों। ठीक है, देख लीजिए दोस्तों, अंत में लिख देंगे अतः दोनों संख्याएं क्रमशः x बराबर 9 तथा y बराबर 6 है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 है दोस्तों, रचना क्वेश्चन दिया है दोस्तों। ठीक है, 7.6 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचे। तो जैसे देखिए दोस्तों, रचना एक ऐसा चीज़ है जिस पढ़ ले जाइए कर ले जाइए, जैसे पूछ रहा है। तो 7.6 सेंटीमीटर एक लंबा रेखाखंड खींचना है। ठीक है दोस्तों, 7.6 सेंटीमीटर। देखिए, तो x यहाँ से 0 से स्टार्ट होगा दोस्तों, 7.6 खींचना है। ये देखिए 7 हुआ, इस तरह 7 हुआ, 7.5 हुआ, 7.6। तो ये लंबा रेखाखंड खींच दिया दोस्तों, इसका कितना खींचे दोस्तों, 7.6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए क्या कर रहा है, एक 7.6 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींचिए। ठीक है, खींचिए। इस रेखाखंड पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात करें जो इस रेखाखंड को 5:8 के अनुपात में बांटे। ठीक है दोस्तों, देखिए इसको पूरा सिंपल तरीका से बताते हैं दोस्तों। 5:8 याद रखिएगा, ठीक है, 5:8। ठीक है, तो इसको हम ऐसे खींच दिए दोस्तों। ठीक है, ऊपर 5 काटेंगे। ठीक है, तो चाप लेकर, नियत चाप लेकर इसको ऐसे खींच लेंगे। तो जब भी खींचना है दोस्तों, न्यून को लेना, पूरा सीधा नहीं खींचना है। ठीक है, तो इतना कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, पूरा स्ट्रेट नहीं करना है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो ये इतना कर देंगे दोस्तों। ठीक है, इसको 5 टुकड़ा कर देंगे, इसको 8 टुकड़ा कर देंगे। देखिए कैसे करते हैं। तो एक नियत चाप लेना है दोस्तों, नियत मतलब होता है फिक्स। क्या होता है दोस्तों, फिक्स। तो इसको हम फिक्स कर लिए। अब यहाँ से 5 टुकड़ा करेंगे, यहाँ से देखिए दोस्तों कैसे, छोटा कर देते हैं थोड़ा। ये देखिए 1 हुआ दोस्तों। ठीक है, देखिए दोस्तों करने पर 1 हुआ दोस्तों। ठीक है,
ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, ये 4 हुआ, ये 5 हुआ। ठीक है दोस्तों, अब इसको 8 टुकड़ा करेंगे, इसको घुमा देते हैं ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है दोस्तों, 8 टुकड़ा इसको कर दिया गया। अब देखिए दोस्तों, इसको ऐसे कर देंगे। इसका नाम दे दीजिए दोस्तों, मान लीजिए इसका हम नाम ए दे देंगे, इसका नाम बी दे देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, A1 हो जाएगा, ये A2 हो जाएगा, ये A3 हो जाएगा, ये A4 हो जाएगा, ये A5 हो जाएगा। उसी प्रकार ये B1 हो जाएगा, B2 हो जाएगा, B3 हो जाएगा, B4 हो जाएगा, B5 हो जाएगा, B6 हो जाएगा, B7 हो जाएगा, B8 हो जाएगा। ठीक है, तो 5:8 कर रहे हैं दोस्तों, तो 5 और 8 को मिला दीजिए। ठीक है, 5 और 8 को मिला दीजिए। देखिए दोस्तों, इसको हम मिला दिए। ठीक है, तो ये जब मिल गया दोस्तों, तो इसको अपने मन से कितनों भी चाप ले लीजिए, यहाँ थोड़ा सा काट दीजिए। ठीक है दोस्तों, ये है 8 पर से काटना है दोस्तों, आपको 5 पर से वही चाप लेगा। ये ऐसे काट दीजिए, जितना लेना है ले लीजिए। ठीक है, और फिर यही 5 पर से यानी A5 फिर से। चाप को बड़ा छोटा नहीं कीजिएगा दोस्तों, जितना लिए उतना ही रखिएगा। ठीक है, ये ऐसे हो गया दोस्तों। अब ये क्या है दोस्तों, AB है ना, कितना लंबा है, यहाँ लिखिए, नीचे लिखिए, ऊपर लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम ऊपर लिख देते हैं, 7.6 सेंटीमीटर खींचे। तो जे की वही रचनाक चरण में लिखना है। चलिए दोस्तों, हम यहाँ से लिख के दिखाते हैं। क्यों 7.6 सेंटीमीटर लंबा रेखा खंड AB खींचा, AB खींचा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दूसरा नंबर में लिखना है। ठीक है, तो ये दोनों, इसको मिटाने के बाद दोस्तों यहाँ आप लिख दीजिएगा x। ठीक है ना, ये 5 फिर अपन, तो रुक जाइए, देखने ध्यान से। देखिए दोस्तों, इसको थोड़ा बराबर कर दीजिए, इसको तीर मार दीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, ठीक है दोस्तों, इसको भी यहाँ तीर मार दीजिएगा। ठीक है, ये फालतू जो इतना लाइन मिटा दीजिएगा। तो इसको लिख दीजिए दोस्तों x, इसको लिख दीजिए y। ठीक है, इसको x लिख देना, इसको y। ये फालतू इतना जो बचा हुआ इसको मिटा देना दोस्तों, पूरा नहीं मिटाना, इतना मिटा दीजिएगा। ठीक है, उसके देखिए क्या लिखेंगे, रेखा AB के, रेखा AB के ऊपर एक न्यून कोण ABX खींचा, यानी ABX इस प्रकार खींचा है, इस प्रकार खींचा कि A1 बराबर A2 बराबर A3 बराबर A4 बराबर A5। ठीक है दोस्तों, अब 3 नंबर में लिखेंगे, रेखा एक न्यून कोण AB बाई इस प्रकार खींचा, कि B1 बराबर B2 बराबर B3 बराबर B4 बराबर B5 बराबर B6 बराबर B7 बराबर B8। ठीक है दोस्तों, अब लास्ट में लिखेंगे, A5 को B8 से मिलाया जो 5:8 के अनुपात में विभाजित होती
है, ये बांटती है, ये बांटे, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये रचनाक्षरन लिख दिए दोस्तों। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वीडियो बहुत बड़ा हो गया दोस्तों, 1 घंटा पार हो चुका है, क्योंकि वीडियो लोड नहीं होगा, ज़्यादा बड़ा होगा। तो लास्ट है दोस्तों क्वेश्चन बता देता हूँ। कह रहा अकबर और रोहन की मासिक आय का अनुपात 9:7 है और उनके खर्चों का अनुपात 4:3 है। यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने में 2000 रुपया बचा लेते हैं तो उनकी मासिक आय ज्ञात करें। देखिए दोस्तों, मान लीजिए कोई भी इंसान को कुछ आया तो खर्च जैसे होता है, कुछ क्या होता है, खर्च होता है। ठीक है ना, तो खर्च प्लस बचत, फिर उसके बाद क्या होगा, जो बचेगा क्या होगा, बचत होगा। बचत बराबर आय होगा, क्या होगा दोस्तों, आय। ठीक है ना, यानी खर्च प्लस बचत बराबर क्या होगा, आय। दुनिया कोई भी इंसान हो, चाहे मान लो 10,000 आप कमा रहे हैं महीना में। ठीक है दोस्तों, 10,000 आप महीना में कमा लिए। ठीक है, तो महीना मान लीजिए कितना कमाए, 10,000, तो वो क्या हो गया दोस्तों, आय हो गया। क्या हो गया, आय हो गया। ठीक है, तो उसके बाद कुछ खर्च करेंगे आप, उसके बाद क्या होगा, जो बचेगा वो बचत होगा। यानी कि आय बराबर क्या हो गया दोस्तों, खर्च प्लस बचत। ठीक है, तो हमको बचत बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, बचत बराबर, तो बचत बराबर क्या हो जाएगा, आय। अब माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, खर्च, आय माइनस खर्च। ठीक है, यानी कहने का मतलब मेरा आय माइनस खर्च बराबर क्या होगा दोस्तों, बचत होगा। क्या होगा, बचत। तो आय बराबर, आय माइनस खर्च बराबर क्या होगा दोस्तों, बचत होगा। ठीक है, ये सब सिंपल चीज़ है दोस्तों। देखिए यहाँ समझिए क्वेश्चन, दोनों व्यक्तियों की मासिक आय, मासिक मतलब महीना। ठीक है दोस्तों, मासिक आय 7x, यही ना आय का अनुपात दोस्तों, इसके साथ x लगा दिए। माना कि दो व्यक्तियों की मासिक आय 9x तथा 7x है, 9x तथा 7x है, तथा उनके खर्चों को खर्च यही ना दोस्तों, 4/, तथा 3/, है। खर्च ये हुआ दोस्तों। ठीक है ना, अब बचत कितना दिया हुआ दोस्तों, बचत मतलब प्रत्येक व्यक्ति, देखिए करा रहे, यदि प्रत्येक व्यक्ति यानी रोहन और क्या है दोस्तों, अकबर और रोहन कितना बचा लेता है दोस्तों, 2000 रुपया बचा लेता है महीना में। कितना बचा लेता है, 2000। ठीक है, अब देखिए शर्त एक, क्योंकि बचत क्या है दोस्तों, दोनों के लिए क्या है, बराबर है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है दोस्तों, कुछ आय आता है। तो आय क्या माने, पहला व्यक्ति के लिए देखिए, ये रोहन के लिए हुआ, सॉरी ये अकबर के लिए हुआ, तो अकबर के लिए आय कितना है, 9 है, तो 9x हो गया आय। उसमें कुछ घटा, खर्च किए, तो क्या हुआ, खर्च करेंगे, इससे कुछ आय आया तो उससे खर्च करेंगे, तो खर्च जो होगा क्या होगा, माइनस होगा। तो खर्च इससे कुछ किए। ठीक है दोस्तों, तो खर्च कितना किया इससे, 4/। ठीक है, तो बराबर कितना है, बचत दोस्तों 2000 है। ठीक है, कितना है, 2000, इक्वेशन फर्स्ट। देखिए दोस्तों, ये क्या हुआ दोस्तों, आय है। ठीक है ना, आय माइनस खर्च बराबर क्या होता है दोस्तों, बचत होता है। फॉर्मूला भी बताए थे, आय बराबर क्या होगा, आय बराबर यानी कि खर्च है, ये माइनस में हो जाएगा तो प्लस में होगा दोस्तों, यानी खर्च प्लस बचत बराबर क्या होगा दोस्तों, आय होगा। ठीक है, तो इसने समझ में माइनस कैसे दिए। ठीक है दोस्तों, देखना ध्यान से, बढ़िया से। तो ये आय था दोस्तों, ये खर्च था। ठीक है, तो इसीलिए माइनस यहाँ हुआ। अब देखना शर्त दो, तो दूसरा व्यक्ति क्या है, रोहन है, तो रोहन का आय कितना है दोस्तों, 7, तो x माने हैं तो 7x हो जाएगा, आय का अनुपात यहाँ है ना। और उनके खर्च का अनुपात, तो खर्च जो रहेगा ना माइनस करेंगे, तो ये देखिए दोस्तों, इतना में ई घटा दोस्तों, इतना में ई घटेगा। ठीक है दोस्तों, 7x माइनस 3/। ठीक है, क्योंकि रोहन का आय कितना है, 7x है, और खर्च कितना है, 3/। है। बचत तो दोनों का बराबर है, इसलिए बराबर 2000 लिखे। ठीक है दोस्तों, समीकरण सेकेंड, दोनों का बचत बराबर है, इसलिए यहाँ क्या लिखे हैं, 2000 लिखे हैं। क्वेश्चन में दोस्तों यहाँ जिसे सेट जो है दोस्तों, इसमें मिस्टेक हुआ है, यहाँ 2000 लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, उसमें 5000 कर दिए हैं गलती से। ठीक है ना, उससे भी रहता कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्वेश्चन का सोल्यूशन भी क्या है, 2000 करके बनाया गया है दोस्तों। ठीक है ना, तो 2000 कर लीजिएगा दोस्तों, 5000 गलती लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इतना हो गया। अब इसमें x/y का मान निकाल लीजिए। x/y का मान नहीं निकालना है आपको दोस्तों, देखिए क्या करना है हमको, क्या पूछ रहा है, तो उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। मासिक आय मतलब क्या माने, x माने, x का मान अगर निकल जाएगा दोस्तों, यहाँ पुट कर देंगे तो दोनों व्यक्ति का मासिक आय निकल जाएगा। तो हमको x का वैल्यू निकालना, ना कि y का। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड से। तो फर्स्ट क्या है दोस्तों, 9x माइनस 4y बराबर 2000। सेकेंड क्या है, 7x माइनस 3y बराबर 2000।
ठीक है दोस्तों। तो इसमें आपको किसको टपकाना है दोस्तों, बाई को। तो बाई को टपकाएगा तब ना एक्स का वैल्यू लिख लेगा। ठीक है, तो सबसे सिंपल क्या पड़ता है दोस्तों, विलोपन विधि। ठीक है, तो विलोपन विधि से बना के दिखाते हैं। इसको गुणांक कितना है दोस्तों, 3, इसके गुणांक कितना है 4, क्योंकि विलोपन का मतलब होता है उल्टा। क्या होता है दोस्तों, उल्टा। यानी बाई को टपकाना है तो इसके गुणांक जो रहेगा ऊपर, इसके गुणांक जो रहेगा नीचे। अब 3 से गुना टोटल में कीजिए, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, 3 ना 27 होगा, 27 एक्स हो गया, 4 तिया 12 बाई हो गया, इक्वल टू 3 दूना 6000 हो गया। उसी प्रकार 4 से गुना कर दिए, 6 28 एक्स हो गया, माइनस 4 तिया 12 बाई हो गया, और 4 दूना 8000 हो गया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद सिंबल चेंज करते हैं, माइनस प्लस माइनस, तो ये कट गया दोस्तों, ये घटेगा तो माइनस एक्स आएगा दोस्तों, ये घटेगा तो 2000 होगा दोस्तों। तो कहने का मतलब एक्स का मान हमको कितना आ गया दोस्तों, 2000 आ गया। दोनों व्यक्तियों के मासिक आय, दोनों व्यक्तियों के मासिक आय क्रमशः, तो पहला के लिए क्या लिखें दोस्तों, 9x तथा क्या है 7x ने है आय का अनुपात। ठीक है, अब मान पुट कर दीजिए, तो 9x का मान 2000 है। ठीक है दोस्तों, तथा 7 बाई का मान कितना है 2000, सॉरी x का मान कितना है 2000 है, तो क्या हो गया 18000 हो गया दोस्तों, तथा ये 7 दूना 14000 हो गया। ठीक है दोस्तों, है समझ गए होंगे दोस्तों। देखिए ध्यान से फिर से समझा देता हूँ। अतः दोनों व्यक्तियों के मासिक आय क्रमशः 9x तथा 7x। ठीक है दोस्तों, उसके बाद लिखिएगा इसको बराबर करके। ठीक है ना, इतना लिख दिए, इतना लिख दिए। ठीक है, उसके बराबर करके लिखिए, प्लस का चिन्ह देकर। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हुआ दोस्तों, पहला व्यक्ति अकबर। तो अकबर महीना में कितना कमाता है दोस्तों, 18000, और रोहन महीना में कितना कमाता है दोस्तों, 14000 कमाता है। ठीक है ना, तो यही पूछ रहा था हमसे, दोनों व्यक्तियों का मासिक आय ज्ञात कीजिए। देखिए आज करा था, तो उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। मासिक आय मतलब महीना का वेतन। तो अकबर कमा लेता है दोस्तों कितना, 18000 रुपया, और रोहन कितना कमा लेता है, 14000। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया टोटल। ठीक है दोस्तों।